एक नाबालिग बेटा अपनी माँ का मर्डर करने के बाद स्कूल ड्रेस पहनता है। स्कूल ड्रेस पहनने के बाद घर में बने नाश्ता वो आराम से बैठकर करता है। फिर स्कूल के लिए वो निकल जाता है, ये ध्यान रखते हुए कि जब वो स्कूल जा रहा हो तो बाहर से गेट को अच्छी तरीके से वो लॉक कर दे। इसके बाद वो स्कूल जाकर हर एक क्लासेस को अटेंड करता है। फिर शाम को जब वो घर वापस आता है तब देखता है कि जो माँ की जो सांसें थी वो अब थम चुकी हैं। इसके बाद वो लाश को खींचकर स्टोर रूम ले जाकर बंद कर देता है। उसकी प्लानिंग ये थी कि इस बात की भनक कहीं भी और किसी भी तरीके तक पापा तक नहीं पहुंचे। इसके लिए उसने माँ का जो फोन था उसे स्विच ऑफ कर दिया, खुद का फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। यहां तक कि उस लाश के साथ, माँ की लाश के साथ वो 6 दिनों तक यूं ही सोता रहा, उसी घर में बैठा रहा और एक टकटकी निगाह से अपनी माँ को घूरता रहा। लेकिन जो उसकी प्लानिंग ये थी कि किसी भी तरीके से साइंटिस्ट पिता और पुलिस वालों को बेवकूफ बनाया जा सके। लेकिन इस पूरी कहानी में जब बेटा हर रोज स्कूल जा रहा था, आ रहा था, तो इस पूरी कड़ी में आप ये सोच रहे होंगे कि पिता कहाँ हैं। तो जो घर का जो इकलौता बेटा है वो 11वीं क्लास में पढ़ता है और गोरखपुर के एक नामी स्कूल में उसका एडमिशन भी हुआ था। पिता का मकसद ये था कि इस नामी स्कूल में एडमिशन के बाद जो बच्चे की लाइफ है वो बदल जाएगी और आने वाला जो उसका फ्यूचर है वो बिल्कुल अच्छा बन जाएगा। लेकिन बेटी के मन में कुछ और ही था। बेटी को स्कूल में मौज मस्ती करना ज़्यादा पसंद था। वो इधर उधर आवारागर्दी जो कहते हैं उसे करना, उसमें ज़्यादा मज़ा आता था और वो स्कूल कम ही अटेंड करता था। अब जो पिता हैं, पिता भाभा रिसर्च एटॉमिक सेंटर में बतौर साइंटिस्ट काम करते हैं। अभी जो पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई, ये पूरी कहानी यूपी के गोरखपुर में है और जो पिता हैं वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बतौर साइंटिस्ट वहां से हजारों किलोमीटर दूर काम किया करते थे। अब हुआ यूं कि जिस रोज, क्योंकि पिता दूर थे और जो बेटा खुद 11वीं में पढ़ता भी है, तो टीन एज वाला जो माहौल होता है उसमें बच्चे अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट समझने की कोशिश करते हैं और ये बिल्कुल भी उनकी गलत फहमी है। तो इसी कड़ी में जो नाबालिग बेटा है उसे लगा कि माँ तो अकेले हैं, पापा बाहर रहते हैं, तो वो जो चाहे वो कर सकता है। अब बेटी की हरकतों से तंग आकर जो माता आरती थी, उन्होंने प्रिंसिपल साहब को जाकर बेटे की शिकायत की। प्रिंसिपल साहब ने जब पूरी कहानी सुनी तो उसके बाद जो बेटा है उसे डांटा और डांटा भी, पूरे स्कूल के सामने डांटा और पूछा कि बेटा तुम ये जो चीज़ें कर रहे हो बिल्कुल गलत है। ये तुम्हें बिल्कुल एक समझदार बच्चे की तरह, एक बड़े बेटी की तरह अपनी माँ का देखभाल करना चाहिए और पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, ना कि आवारागर्दी करनी चाहिए। इसके बाद जो बेटा, उसे लगता है कि पूरे स्कूल के सामने उसकी बेइज्जती हुई है, वो अपनी माँ से खासा नाराज रहने लगा। अब अगली रोज हुआ यूं कि जब सुबह के 8:30 बज चुके थे, माँ ने कहा कि बेटा उठ जाओ, स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, तुम बहुत देर सो चुके हो। बेटे ने कहा कि माँ कल मुझे डांट पड़ी है, मुझे स्कूल जाने में अभी इंटरेस्ट नहीं है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अब जो माँ तो माँ होती है, माँ ने ये कहा कि नहीं, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा और स्कूल जाना तुम्हारा फर्ज है, क्योंकि पिता वहाँ बहुत मेहनत से पैसे कमा रहे हैं और तुम्हें भी पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी तलाश करनी चाहिए जिसके बाद तुम्हें भी अच्छी सैलरी मिल सके। अब माँ की बातों को ये सुनकर जो बेटा था वो इतना ज़्यादा गुस्से में से भर जाता है, वो उठता है और माँ को धक्का देता है और धक्का इतनी जोर से देता है कि जो माँ आरती थी उनका जो सिर है वो दीवार पर जाकर टकराता है। माँ वहीं पर बेहोश हो जाती है और पूरे फर्श पर खून ही खून बहने लगता है। अब ऐसे में, ऐसी सिचुएशन में कोई भी बच्चा आस पड़ोस जाकर बताएगा कि मेरी माँ को चोट लग गया है या अस्पताल ले जाने की कोशिश करेगा। छोटा बच्चा है नहीं कि 6 या 7 साल का, 11वीं में पढ़ने वाला एक लड़का अपनी माँ को इतनी जोर से धकेलता है कि माँ के सिर से खून निकलना शुरू हो जाता है। अब उसे लगता है कि शायद माँ बेहोश हो चुकी है या मर चुकी है। इस बात से बेफिक्र होकर वो स्कूल ड्रेस पहनता है। स्कूल ड्रेस पहनने के बाद घर का बना हुआ खाना खाता है और फिर वो स्कूल के लिए निकल जाता है। अब वो इस जाते वक्त बाहर से ताला भी लॉक कर देता है और इस बात से बेफिक्र कि माँ को जो चोट लगी है, क्या मैं उन्हें अस्पताल लेके जाऊं या नहीं जाऊं। अब जब वो दोपहर को वापस स्कूल से घर आता है तो देखता है कि जो माँ की जो सांसें हैं वो थम चुकी हैं। इसके बाद उसी स्कूल ड्रेस में, पहने हुए स्कूल ड्रेस में, वो अपनी माँ की लाश को वहां से खींचते हुए स्टोर रूम ले जाकर लॉक कर देता है और उसे लगता है कि इस बात की भनक किसी को भी नहीं लगेगी। लेकिन मन ही मन में ये डर था कि शायद पिता को इसके बारे में पता लग जाएगा, तो इसलिए उसने सबसे पहले ये काम किया
कि अपनी माँ का जो फ़ोन था उसे स्विच ऑफ किया, खुद का फ़ोन भी स्विच ऑफ किया, ताकि अगर पिता किसी भी तरीके से चाहे कि मैं अपने बेटे से कांटेक्ट कर लूँ या अपनी बीवी से कांटेक्ट कर लूँ तो ये फ़ोन कभी उन तक पहुँचे ही ना। इसके बाद जो लड़का है वो कई दिनों तक, लगभग 4 से 5 दिनों तक उसी कमरे में रहता है। जब लाश से बदबू आना शुरू हो गई तो उसने वहाँ पर पूरे घर में धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाकर इस महक को दबाने की कोशिश की। उसे ये भी डर था कि आने वाले वक्त में जब भी कभी पुलिस घर तक आएगी तो पुलिस सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी। इसलिए उसने घर का जो सीसीटीवी फुटेज था, घर में 3-3 सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे चारों तरफ, सारे सीसीटीवी फुटेज के तार को कट कर दिया, इस उम्मीद में कि पुलिस के पास कोई सबूत मिलेगा ही नहीं। लेकिन जो पिता वहां से कोसों दूर या कहीं हजारों किलोमीटर दूर बैठे थे, वो अपनी बीवी से बात करने के लिए कई बार फोन घुमाते हैं, बेटे से बात करने के लिए फोन घुमाते हैं, लेकिन फोन लगता ही नहीं है। इसके बाद वो अपनी साली साहिबा को कहते हैं कि साली साहिबा आप जाइए और थोड़ा सा पता लगाइए कि आपकी बहन घर पे है या नहीं है, आप फोन क्यों नहीं उठा रही हैं। ना बेटा फोन उठा रहा है, ना माँ फोन उठा रही है, फोन स्विच ऑफ जा रहा है, ऐसी भी क्या दिक्कत आ गई है। अब जो साली साहिबा है वो घर जाती हैं, इनके घर जाती है, और ये जो घर आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी घर की तस्वीरें हैं। ये देखती है कि घर का जो दरवाज़ा है वो लॉक्ड है, मेन गेट भी लॉक्ड है। वो फ़ोन कर कर अपने जीजा जी को बताती हैं कि घर तो बंद है और यहाँ पर तो कोई भी मौजूद नहीं है। तो वो कहती है चलो मैं आसपास पता लगाती हूँ कि बेटा कहाँ गया है और माँ दोनों कहाँ गए हैं, कहाँ गायब हो गया अचानक से। इसके बाद जो साली साहिबा जब वहाँ से निकल रही थी तो बगल में मंदिर में जो बेटा वहाँ पर बैठा हुआ था। अब इसके बाद जब अपनी मौसी को देखकर पहले तो जो लड़का है सबको आता है, उसे लगता है कि अब मौसी को सारी सच्चाई शायद पता लग जाएगी। मौसी पूछती है कि तुम इस मंदिर में क्या कर रहे हो, तुम्हें तो इस वक्त स्कूल में होना चाहिए, अब मंदिर में बैठकर तुम यहाँ पर टाइम पास कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाओ स्कूल में जाओ। और मम्मी कहाँ है, मम्मी से बात क्यों नहीं हो पा रही है। अब उसे ये लगा, ये लगभग 6 दिन हो चुके थे, तब बच्चे को लगा कि शायद मैं फंस चुका हूँ। वो कहता ये है कि मम्मी सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी और डर के मारे मैंने दरवाज़ा लॉक कर मैं मंदिर में आके बैठ गया। वो ये भूल चुका था कि ये जो उसने पूरी कहानी बनाई वो कहानी बनाई कि जस्ट 1 या 2 घंटे पहले की बात है, लेकिन उस घर पर जो लाश पड़ी थी वो 6 दिन पुरानी थी। इसके बाद जैसे ही ये बात साली साहिबा को पता लगती है, साली साहिबा और जो बेटा दोनों घर का दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि लाश वहाँ पे रखी है। फ़ौरन ही पुलिस को इसकी इत्तला की जाती है और साथ ही साथ हस्बैंड को भी इसके बारे में बताया जाता है। हस्बैंड पहली फ्लाइट से गोरखपुर पहुँचते हैं और वहाँ आकर देखते हैं कि उनकी बीवी की ऐसी हालत हो चुकी है। अब पुलिस के पास सबसे बड़ा सवाल था कि हत्या घंटे भर पहले हुई है, क्योंकि लाश को देख के ये तो नहीं लग रहा था कि घंटे भर पहले ये हत्या हुई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो पता लगता है कि लाश तो 6 दिन पुरानी है। और जो जनाब ये कह रहे हैं कि घंटे भर पहले मम्मी सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी, ये तो कहानी ही पूरी उल्टी हो गई है। फिर जो पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि हर एक सीसीटीवी फुटेज का तार तो काट दिया गया है। अब काटने वाला कौन है। अब यहाँ पर जो बेटा है वो पल पल अपनी कहानी में बदलाव लेकर आते जा रहा है, उसे कभी बात यहाँ का वहाँ घुमा रहा है। फिर पुलिस वाले उससे 4 सवाल पूछते हैं। चारों सवाल कुछ इस तरीके से हैं। तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई, तुमने किसी को क्यों नहीं बताया, 4 दिन तक तुम कहाँ रहे और कहाँ खाना खाया, और इस भयंकर ठंड में तुम क्या लाश के साथ ही उसी घर में सोते रहे। ये कुछ ऐसे सवाल थे जिस सवाल के सामने जो नाबालिग लड़का था वो सकपका गया। वो डर के मारे पहले तो झूठ मूठ की कहानी बनाने लगा, लेकिन जब सारी परतें खुलनी शुरू हो गई तो वो उसकी बोलती बंद हो गई। इसके बाद क्योंकि उसने सीसीटीवी का तार तो काट दिया था, लेकिन सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग थी वो डीवीआर में उस वक्त भी मौजूद थी। पुलिस डीवीआर को ले जाकर देखती है कि घर के ना अंदर कोई गया है ना घर के अंदर से कोई बाहर आया है, और सिर्फ नाबालिग बेटी की एंट्री और एग्जिट दिख रही है। तो इसमें साफ तौर पे तो यही तो पता लगता है कि नाबालिग बेटा उस वक्त मौजूद था। उसके सामने सारी चीजें बताई जाती कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये तो 6 दिन पुरानी लाश है। तब जाकर वो टूटता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही अपनी माँ को मारा है, क्योंकि माँ ने मेरी बेइज्जती करवा दी थी पूरे स्कूल के सामने। मुझे सुबह जगाती थी स्कूल जाने के लिए, बार बार जब मैं कह रहा था कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, इसके बावजूद वो मुझे सुबह 8:30 बजे उठा रही है कि स्कूल चले जाओ। जब मेरे पूरे स्कूल के सामने बेइज्जती हो गई है, मैं उस स्कूल में क्यों जाऊंगा। और इसी गुस्से के कारण उसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया।
लेकिन ये जो कहानी मैंने आपको जो बताई, ये कहानी बताई जो बेटे ने पुलिस वालों को बताई। लेकिन देखिए कि एक बाप जब पहली बार वहां पर अपने घर पर जाकर लाश को देखता है तो बाप का रिएक्शन क्या होता है और क्या चीजें बता रहा है। और ये जो बाप हैं ये एक साइंटिस्ट हैं भाभा रिसर्च ऑटोमेटिक सेंटर में, और बतौर साइंटिस्ट ये अभी भी अपने बेटे पर शक जाहिर नहीं कर रहे। उन्हें लग रहा है कि बेटा अपनी मां को कैसे मार सकता है। पहली पूरी बाइट सुनिए, फिर आपको पूरी कहानी और आगे तक समझाते हैं कि असल में हुआ क्या था। बेटा क्या बताया, मम्मी कैसे मरी? वो बोला कि मैं सो रहा था और मैं 3 बजे 3:30 बजे उठा करीब। कै बजे, कै तारीख को? 3 तारीख को। 3 तारीख को 3:30 बजे दोपहर में? हाँ, दोपहर में। हाँ। उठा और बोल रहा था कि मैं मम्मी को बोला, मम्मी कहाँ हो? तो मम्मी को आवाज नहीं आई। हाँ। कमरे में जा देखा तो मम्मी गिरी पड़ी थी, उनके सिर से ब्लड निकल रहा था। तो मैंने मम्मी को उठाया तो मम्मी का जो है सांस नहीं चल रही थी। अच्छा। बोला फिर मैं डर गया, बहुत ज्यादा होपलेस हो गया, मैं करूँ क्या करूँ। मैं फिर ताला बंद करके फिर मंदिर बैठा रहा। अच्छा, किसी को उसका फोन नहीं किया? और मैं 3 दिन तक फोन करने की कोशिश किया, उसके लिए स्विच ऑफ था। अच्छा, वाइफ अच्छा। का भी और उसका भी। तो फिर मैं अपनी साली को भेजा, देखता हूँ क्या बात है, क्यों नहीं फोन उठा रहे सब। अच्छा, तो अच्छा। मैंने सारी घटना देखा तो मेरे को सूचना दिया, तब मैं आया। अभी पुलिस को आपने एक तहरीर दिया था उस दिन पोस्टमार्टम कराने के लिए, हाँ। फिर उसके बाद दोबारा भी तहरीर दिए हैं आप? नहीं, अब तो कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। अच्छा, माने कोई कार्रवाई के लिए एक्स्ट्रा पुलिस ने आपसे तहरीर नहीं मांगा? नहीं, अभी कुछ नहीं मांगा। तो अभी तक कार्रवाई के बारे में आपको क्या पता चला? आपको क्या लग रहा है, मौत स्वाभाविक है या किसी ने मारा है, कैसे? अब इसमें सर मैं कुछ जैसे आप उनके पति हैं राममिलन विश्वकर्मा जी, क्या नाम है आपका? राममिलन सामने विश्वकर्मा जी। आप उनके पति हैं, आपको क्या लग रहा है, उनकी मौत स्वाभाविक है या किसी ने मारा है या? लेकिन मुझे ऐसा अंदाजा लग रहा है कि जिस हिसाब से वो गिरी है, हाँ। उस हिसाब से मौत होने का चांस नहीं लगता है, अच्छा। क्योंकि इतना नॉर्मल आसानी से नहीं। मुझे लग रहा है किसी ने ऐसा इनको वार किया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो किसी के पास शक आपको? अब शक तो सर ऐसे मैं किसको बताऊं, ऐसे तो मैं कुछ कह नहीं था कि किसको बस, क्योंकि सबसे पहले फुटेज हमको देखना पड़ेगा कि कौन घर में घुसा। हमारे घर पे 3 कैमरा लगे हुए हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वो चेक करना पड़ेगा कि उस गेट में कौन क्यों घुसेगा, तो मेन गेट से घुसेगा। हाँ, बिल्कुल। तो सब देखना पड़ेगा। हम्म। और हमारा फुटेज जो है सेटअप बॉक्स पुलिस ले गई है। अच्छा, और उनका अच्छा। मोबाइल ही पुलिस ले गई है। ये तो वहाँ से किसका मोबाइल? मेरी वाइफ का। और लड़के का? लड़के मोबाइल लड़के के पास है। लड़के के ऊपर आपको नहीं कोई शक है अपने लड़के पर? लड़कियां तो मेरे ख्याल है वो ऐसा नहीं करेगा। वो उसकी तो माँ है, तो वो ऐसा नहीं करेगा। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि मतलब इनकी हत्या की गई है। हाँ, इसकी जांच हाँ, जांच की मांग भी करेंगे आप? अब अभी पर रिपोर्ट आ जाए तब मैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आया है? हमको मिला नहीं, अभी आया नहीं है। मैं पुलिस से बात किया था, बोले कि आ कब जाएगा। बात किए थे आप? कल शाम को बात किया था मैं। अच्छा। पोस्टमार्टम हो गया था, हाँ। बात किया था। तो जब शव आप जलाए हैं तो वहाँ पुलिस भी मौजूद थी? नहीं, पुलिस मौजूद नहीं थी। हमारे ससुराल पक्ष के लोग थे बस। अच्छा, 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 अच्छा। ससुराल पक्ष में कौन कौन है? ससुराल पक्ष में हमारे 2 साले हैं और 1 साला हैदराबाद में है। 2 साले थे और 2 साले के कुछ दोस्त लोग थे। अच्छा, तो वो लोग मिलके हम थे। तो ये बताइए शव क्यों वहाँ जलाए, क्यों गाँव नहीं ले गए आप? नहीं, अब गाँव आपका कहाँ है? गाँव सखौली है। सुखौली मतलब? ये पिपराई जो हाटा वाला रोड है। हाँ। हाटा तो पिपराई से अहिरौली बाजार एक पड़ता है। हाँ, हाँ। तो वहीं पास सखौली गाँव। सुखौली किस थाना पड़ेगा? सखौली अहिरौली बाजार थाना में। कुशीनगर जिला है। तो वहाँ क्यों नहीं ले गए आप? नहीं, हमको यही नजदीक पड़ा था। हमने कहा वहाँ क्या लिया, हमको यही नजदीक पड़ा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये नजदीक की वजह से। हाँ। 3 दिन में क्या लास्ट सड़ गई। किस दिन काम है आपके यहाँ? काम हमारा 16 दिन पर होता है सर हमारे यहाँ। तो 3 तारीख को अगर मौत हुई है तो 16 दिन। तो सुना आपने, पिता अभी भी ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि बाहर से कोई आकर उनकी बीवी को किसी ने मारा हो, क्योंकि बेटा अपनी मां को कैसे मार सकता है, वो अपने बेटे को अच्छे से पहचानते हैं। लेकिन जो बेटे को अच्छे से पहचानते हैं, लेकिन बेटा तो सारी कारस्तानी कर चुका है। बेटे ने एक के बाद एक कई झूठ भी बोला है और इसके बावजूद वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। पिता को अपने बेटे पर आग मूंद के भरोसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बेटे ने जो उनकी अनुपस्थिति में जब वो दूर थे तो माताजी के साथ जो कृत्य किया है वो कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और समझना चाह रही है कि क्या इस बेटे के साथ कोई उसका दोस्त भी शामिल था, क्योंकि इतने 6 दिनों तक एक रहना खाना, क्योंकि उसको खाना देने वाला कोई था नहीं, इस सर्द रात में वो कहाँ रुकता था, क्या करता था, इसके बारे में पूरी उसकी कुंडली खंगाली जा रही है। इस पर तमाम जो भी नए अपडेट्स आते रहेंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।